हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन और सोल्यूशन। देखो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जिसमें तुम्हारे मीर जाफर को क्या बनाया था, एक पपेट रूलर बना दिया था, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, मीर जाफर जब उसके नवाब बने हुए थे तो क्या हुआ, वो जब ब्रिटिशर्स थे वो उनको बार बार यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते थे बार बार कि भाई हमें तो तुम लोग कैश ला के दो, सामान दो, ज्वेलरी दो और लैंड रेवेन्यू दो, कभी किसी लैंड का कभी कुछ, ठीक है। तो इनकी जो डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स की वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अब मीर जाफर क्या कर रहे थे, उधर इनकी डिमांड्स को पूरे कर रहे थे, लेकिन मीर जाफर खुद भी तो एक नवाब थे, ठीक है। तो भाई जो उनके जनता थी, जो उनके अवाम थे, उनके सामने तो मीर जाफर एक नवाब थे, ठीक है। तो क्या था, उनको उसका भी एक वो भाई ख्याल रखना था, अपनी गद्दी का भी ख्याल रखना था। उनके सामने तो नहीं शो कर सकते थे कि भाई मैं एक पपेट रूलर हूँ, ठीक। तो यहाँ भी उनको ख्याल रखना, इधर इन्हें ब्रिटिशर्स का भी ख्याल रखना, क्योंकि बनाया तो इनको ब्रिटिशर्स नहीं था रूलर, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगी। जब ज़रूरत पड़ती थी तो मीर जाफर कभी कभी जो है इनकी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट भी करते थे। अब ये चीज़ तो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती थी कि भाई हमने तुमको नवाब बनाया, अब तुम असलियत के नवाब बन रहे हो, है कि नहीं। भाई तुम तो एक पपेट नवाब थे कि बस बैठ जाते गद्दी पे, लेकिन हमारे खिलाफ कुछ बोलते नहीं। लेकिन मीर जाफर कभी कभार प्रोटेस्ट भी करते थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई इनको अब गद्दी से हटाओ, ठीक है, मीर जाफर को हटाओ। जो इनके दामाद थे मीर कासिम, कि भाई ये बोल दो कि मीर जाफर अब बूढ़े हो गए, थोड़े ज़यीफ़ हो गए, तो इनको हटा दो। अब इनके जो दामाद थे मीर कासिम, अब मीर कासिम को बना दो, ठीक। लेकिन क्या हुआ, मीर कासिम ने क्या देखा कि यहाँ पर भाई ब्रिटिशर्स तो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक, लेकिन लोकल ट्रेडर्स जो है वो दे रहे हैं अपना 40% टैक्स, ठीक। अब ये बड़े परेशान कि भाई लोकल ट्रेडर्स जो थे उनको कितनी परेशानी हो रही है कि भाई वो हमारी अपनी जनता तो टैक्स दे रही है, ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं दे रही। उन्होंने कहा एक काम करो, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए कि लोकल जो ट्रेडर्स थे उनको भी 0% टैक्स कर दो, कि भाई जो भी तुम सामान खरीदोगे तुम्हें भी टैक्स नहीं देना। उसके चलते क्या होगा कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। तो हो सकता है इनको कम मुनाफा हो तो ब्रिटिशर्स अपने घर भाग जाएं। अब इस बात पे ब्रिटिशर्स बड़े नाराज़ कि भाई हमने तो तुमको यहाँ पे नवाब बनाया और तुमने क्या करा, अपने जो है खुद की जो है वो ला रहे रूल्स एंड रेगुलेशन ला लो कि अपने ट्रेडर्स को तुमने टैक्स ही ख़त्म कर दिया, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक, हम तो ऐसा नहीं करने वाले। अब मीर कासिम गए नवाब ऑफ अवध के पास कि एक काम करो, तुम मेरी ज़रा सा हेल्प करो। यहाँ पे नवाब ऑफ अवध कौन थे, शुजाउद्दौला, ठीक है। मीर कासिम गए शुजाउद्दौला के पास कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, हम दोनों मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे। जब ये बात पता चली मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड को, शाह आलम सेकंड कौन थे, मुग़ल एम्परर, ठीक है, इनको पता चली तो उन्होंने कहा एक काम करो भाई, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो अब कौन कौन एक पार्टी में हो गया, अब देखो मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम जो मुग़ल एम्परर थे, तीनों देखो हो गए एक पार्टी में। इन्होंने कहा कि भाई अब तो हम इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, हम मिलके जो है किसको हराएंगे, उसको ब्रिटिशर्स को हराएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो लिख लेते हैं हम कौन कौन था, मीर कासिम थे और नवाब ऑफ अवध थे और तुम्हारे कौन थे, शाह आलम थे, मुग़ल एम्परर। इन तीनों की जो मिलिट्री आर्मी थी दैट वाज अराउंड 40 to 60,000, इतनी बड़ी इनकी सोल्जर्स की आर्मी थी, ठीक। और जो ब्रिटिशर्स तुम्हारे सामने थे इस वक्त जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड में थे, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स को जो लीड कर रहा था वो था हेनरी मॉनरो, ठीक है। ये इनकी लीडरशिप में जो है ये लड़ाई हुई, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी दैट वाज अराउंड 10,000, बस 10,000 थी, इनकी थी 40-50,000। तो सोचो ऑन एन एवरेज 4 गुने का फर्क, तो कौन जीतेगा भाई, ऑब्वियसली यही लोग जीतेंगे। लेकिन मसला क्या हुआ, जो बच्चों जो ये होते हैं ना इंडियन रूलर्स जो थे, ब्रिटिशर्स क्यों इनके ऊपर इतना ज़्यादा रूल कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि इन लोगों में आपस में किसी में भी इंडियन रूलर्स में यूनिटी नहीं थी, कोई भी मिल के कोई काम नहीं करता था। क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई मीर कासिम लड़ाई से पहले ही भाग गए, ठीक, वो नज़र ही नहीं आया लड़ाई में थे का मीर कासिम।
अब जो है शाह आलम ने कहा भाई तुम आ जाओ, ये आए नहीं लड़ने, ठीक, लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी। अगला क्या हुआ, लेकिन जब बच्चों देखो जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन था मीर कासिम का, वो बता दो पहले मैं तुम लोग को, उस टाइम ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, ठीक है। ये एक पपेट रूलर नहीं बन के आए थे, इन्होंने बाहर से जो है ही हायर्ड फॉरेन ट्रेडर्स, अपनी जो लड़ाई के लिए जो इनकी आर्मी थी वो इन्होंने फॉरेन से एक्सपर्ट्स बुलाए थे कि भाई हमें भी जो है बाहर के ट्रिक्स समझाओ कि कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। अपने सोल्जर्स को एकदम ट्रेन कर रखा था। और ये जो करप्ट वो प्रैक्टिसेस थी कि भाई तुम्हें टैक्स देना, ये सब इन्होंने बंद कर दिया। उस टाइम तो भाई तुम बड़े अच्छे थे मीर कासिम, ठीक है, लेकिन जहाँ मसला आया तुम्हारा लड़ाई का, यहाँ पे भाई ये भाग गए, ठीक है। अब जब 2 ही रूलर्स बचे खाली, तो इन्होंने मुग़ल एम्परर ने कहा शाह आलम ने कि भाई तुम नहीं आ रहे हो तो कम से कम अपनी तोपें भेज दो। उसमें भी इन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, तो इनका कोई, इन्होंने लड़ाई तो शुरू करवाई लेकिन आगे ये कहीं नहीं आए। उसकी वजह से अंदर ही अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, ये लोग हार गए, बहुत बुरा हारे। कौन, मीर कासिम, अवध, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम, ये सब हार गए। और जीता कौन तुम्हारा, ब्रिटिशर्स यहाँ पर तुम्हारे जीत गए, ठीक है। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि नवाब ऑफ अवध जो थे, ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया कि भाई अपने रहमो करम पे अवध के नवाब को इन्होंने छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, ठीक है, तो मैंने रहमो करम पे छोड़ दिया, ठीक है, सही है। मुग़ल एम्परर जो शाह आलम थे उनको इन्होंने जो है अपना बंदी बना लिया, ठीक है बच्चों। दूसरा ये भी है कि जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे कहा था, जब जिस लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीत जाते थे वो कहते थे हमारा जितना खर्चा हुआ है वो जो हारे हुए रूलर्स हैं वही देंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे पैसा भी ऐंठा था, ठीक है। दूसरी बात ये भी करते थे, ये लोग कहते थे कि तुम अपनी मिलिट्री जो है आर्मी वो तो कम कर दो, हम तुम्हें अपनी आर्मी दे देंगे, ब्रिटिशर्स की हमारी तो वेल ट्रेंड आर्मी है, तुम हमारी आर्मी ले लो, उसके लिए भाई ऐसे फ्री फंड में नहीं, तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला, अब जो बचे नवाब ऑफ बंगाल, उनका क्या हुआ, उनके साथ इन्होंने क्या करा, भाई ब्रिटिशर्स जीते थे तो भाई सबके साथ कुछ ना कुछ सज़ा पनिशमेंट सबको मिलेगी नहीं मिलेगी कि भाई लड़ाई करी और हारे तुम लोग। अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे इन्होंने कहा जो तुम्हारी नवाब ऑफ बंगाल जो दीवानी थी यहाँ की, दीवानी क्या, दीवानी मस्तानी नहीं, ये होता है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू को कहा जाता है दीवानी, ठीक है, जो कहाँ कहाँ की थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखो इन तीनों जगह की दीवानी राइट, जो लैंड के जो राइट्स है वो पैसा हमको दो, जो टैक्स आ रहा है वो हमको दो पूरा पूरा। तो कहाँ से छोटे से टैक्स से बात शुरू हुई और ये जीत गए, तो देखो इनको इन स्टेट्स के पूरे पूरे लैंड रेवेन्यू इनके हाथ में चला गया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की आर्मी बड़े आराम से मेंटेन करने लगे, ठीक है, बड़ी अच्छी इनकी आर्मी बन गई। जब बच्चों इतना फाइनेंसेस आएगा इनके पास तो ऑब्वियसली हो गई, ठीक है। अब जो स्टेट ऑफ बंगाल था उसमें 2 तरीके की गवर्नमेंट थी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू किसके पास जा रहा था, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, लेकिन अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बेटा पैसों से मतलब था, उनको सत्ता पे रूल नहीं करना था, उनको कहीं पे रूल नहीं करना था इंडिया के ऊपर, वो रूल नहीं करने आए थे कि भाई इस पे कब्जा, नहीं, उनको खाली ट्रेड करना था। उसके लिए ये देखते थे कि कैसे हमें पैसा मिल सकता है, कैसे मुनाफा हो सकता है, आ रहा है समझ में। तो जो लॉ एंड ऑर्डर, जो भी डिफेंस का काम था वो सारा कौन करता था, नवाब ऑफ बंगाल ही करते थे, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो 2 तरीके की इसमें गवर्नमेंट हो गई थी, पैसा कहीं जा रहा है लेकिन जो खर्चा पानी सब कुछ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी और के हाथ में, ठीक है। जब रॉबर्ट क्लाइव लौट के आए बेटा 1765 में, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो उस टाइम यहाँ पे थे ही नहीं जब ये वॉर चल रही थी, ठीक है, सही है। चलो अब हम चलते हैं एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज रूल पर। देखो कंपनी ने ईस्ट, कंपनी का मतलब क्या है, यहाँ पे बार बार कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। इसने कैसे अपना कब्जा बढ़ाया, कैसे एक्सपैंड करा अपने आप को, तो देखो कभी तो ये डायरेक्ट एनेक्सेशन करता था, डायरेक्ट का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ों से जंग करके, कभी करता था ये इनडायरेक्ट,
ठीक है। जैसे कि इसने मैसूर पे कब्जा करा, सिंध पे करा, पंजाब पे करा। और इनडायरेक्ट में क्या होता था बच्चों, जैसे ये कुछ कुछ ट्रीटी साइन करता था, ठीक है। ट्रीटी कोई कि भाई हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये दो। ऐसे भी इसने कई चीज़ों पे कब्जा करा है, ठीक है। जैसे सब्सिडरी अलाइंसेस है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जो इसके इनडायरेक्ट जो तरीके हैं जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे कब्जा करा। आ रहे हैं समझ में? चलो अब हम पढ़ते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। तो जब भी देखो बच्चों हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो हमेशा मैप से रिलेट करा करो, बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो तुम्हारा ये मैसूर का हिस्सा है, ठीक है। ये तुम्हारा मैसूर है। ये जो कोस्ट लाइन है ये है तुम्हारी मालाबार कोस्ट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि ये इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला कोस्ट, ठीक है। देखो बच्चों जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे मैसूर को कि जो राजा थे वो कौन थे, हैदर अली थे, ठीक है बच्चों। हैदर अली के ज़माने में कौन थे मैसूर के राजा, सुल्तान कौन थे, हैदर अली, ठीक है। इनके टाइम पे मैसूर बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरस था मैसूर। इनके ज़माने पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मालाबार कोस्ट से पेपर क्या, काली मिर्च, कार्डमम क्या होता है, छोटी इलायची, और तुम्हारा एक सैंडलवुड, इन सब का जो है ट्रेड करता था, ठीक है। आराम से आता था, लेके जाता था। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है हैदर अली की। फिर आते हैं इनके बेटे टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान को और क्या कहा जाता है, द टाइगर ऑफ मैसूर। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, एक दफ़ा इन्होंने बगैर किसी आर्म्स के, बगैर किसी भी वेपन के एक टाइगर को मारा था खुद अकेले। तो वो इतने ब्रेव थे, वो सो मच ब्रेव। तो इनका टाइटल क्या है, द टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ था, बड़े आराम से ब्रिटिशर्स आते थे, यहाँ से सामान लेके जाते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई तुम यहाँ से ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ से सामान नहीं लेके जाओगे, ब्रिटिशर्स से कहा। ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया। तो टीपू सुल्तान ने ऐसा क्यों कहा बच्चों, क्योंकि क्या था, हैदर अली और फ्रेंच की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। जो जैसे दो दोस्त होते हैं, ये लोग बड़े अच्छे दोस्त थे। तो क्या हुआ, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, वैसे दोस्त का दुश्मन भी हमारा दुश्मन होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा दोस्त है, इनका तो दुश्मन है ब्रिटिशर्स, इनके दुश्मन थे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुमसे हमारी दोस्ती है तो हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा देते हैं, उनको अब ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे। इस चक्कर में इन्होंने ब्रिटिशर्स को मना करा कि भाई यहाँ से तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे। ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया। इस बात पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनके साथ 4 लड़ाई करी, ठीक है। कौन कौन सी लड़ाई थी तुम्हारी, अब ये देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट मैसूर वॉर थी, फर्स्ट वॉर थी, फिर तुम्हारी सेकेंड वॉर हुई, फिर तुम्हारी थर्ड वॉर हुई, ठीक है। 4 लड़ाइयाँ हुई किस किस के बीच में, मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। क्या था बच्चों इसमें, पहली वॉर में क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स बड़े पिट रहे थे, हार रहे थे, क्योंकि मैसूर बहुत ताकतवर स्टेट था, ठीक। तो ब्रिटिशर्स बड़े चालू थे, उन्होंने बीच में ही बोला अच्छा भैया रुक जाओ, हम लोग एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ट्रीटी क्या, ना तुम मुझे इंटरफेयर करो ना मैं तुम्हें इंटरफेयर करूँगा, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलो भाई ठीक है। तो ये यहाँ पे रुक गई। फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हारी जो है दूसरी वो वॉर शुरू हुई, ठीक है। इस वॉर में क्या हुआ, जब लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे जो है फ्रेंच भी आ गया तुम्हारी टीपू सुल्तान की हेल्प करने, क्योंकि वो तो दोस्त था इसका। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पर ये भी लड़ाई जो है जल्दी ख़त्म हो गई, इसमें भी ना कोई हारा ना कोई जीता, ये लड़ाई भी तुम्हारी जल्दी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका भी कोई ये नहीं कहोगे कि ये जीता ये हारा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं थे। फिर आई तुम्हारी थर्ड वॉर। थर्ड वॉर में क्या था बच्चों, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको वो जीते, यहाँ पर उनको किसने हेल्प करा, उनको जो है मराठास ने और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने हेल्प करा। देखो गलत बात है ना, अपनी ही कंट्री में तुम ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हो, अगर मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद हेल्प ना कर दे तो भाई ये जीत जाते मराठास, लेकिन नहीं, इनको डिच करा। तो देखो इंडियन हिस्ट्री में अब तुम देख रहे हो हर बैटल में कुछ ना कुछ कमी इंडियन रूलर्स की ही थी, है ना। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर टीपू सुल्तान के 2 बेटों को यहाँ पे हॉस्टेज बनाया गया, हॉस्टेज मतलब बंदी, और उसको बंदी बनाकर वो ले गए
ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा तुम हमें कुछ पैसे दो, वो दे नहीं पाए पैसे, तो वो इनके 2 बच्चों को लेके चले गए। ठीक है, फिर आई तुम्हारी बच्चों 4th वॉर। यहाँ 2nd वॉर के बाद ही शायद उनका हैदर अली की यहीं पे डेथ हो गई थी, तो आगे की वॉर जो है उन्होंने कंप्लीट करी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इस बैटल का नाम था द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। ये कैपिटल था मैसूर का। ठीक है, इस बैटल में क्या हुआ, लड़ते लड़ते ही टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान, उस वजह से क्या हुआ, अब जीता कौन, अब ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे और उनके कब्जे में पूरा मैसूर आ गया था, जो एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक झटका था। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अगला पढ़ेंगे वॉर विद द मराठास। अब मराठा को कैसे इन्होंने जीता। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। मैं बहुत मेहनत से तुम लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर एक कमेंट भी, छोटा सा कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो मुझे लगेगा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट तुम लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं। ठीक है, खूब सारा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, चलो वॉर विद द मराठास। अब तुम्हारा क्या हुआ बच्चों, द ब्रिटिश रिगार्डेड द मराठास एज द ग्रेटेस्ट राइवल। अब मराठास जो थे वो ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, राइवल्स थे। क्यों, क्योंकि भाई मराठास से ना ये बड़ा, जो इंडिया कैसा बन गया है, मराठास से ना बड़ा डरता था ये। यहाँ पे अवध था, ब्रिटिशर्स जो हैं वो मराठास से बहुत डरते थे। ठीक है, वो ये सोचते थे कि भाई मराठास से तो दूर ही रहो। ठीक है, इनके करीब नहीं आना, ये इतने पावरफुल हैं। तो मराठास जो थे बच्चों वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो डिवाइडेड थे। ठीक है, तो उनके कैसे, उनके स्टेट से मराठास के सिंधियास। ठीक है, फिर है तुम्हारा होलकर्स, गायकवाड्स और थे तुम्हारे भोसलेस। ठीक है, लेकिन ये सारे स्टेट्स एक किसके अंडर आते थे, पेशवा के अंडर आते थे। ठीक है, पेशवा इनका जो है वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। हेड कौन था इनका, पेशवा। ठीक है, और पेशवा के भी ऊपर कौन था, मराठा जो स्टैब्लिश, जो फाउंड करी थी, वो इनका हेड कौन था, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, है ना। ठीक है, ये कौन थे, इनके हेड थे। और मराठास जो है कब फाउंड होता, कब बनी थी, 1764 में बनी थी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर कैसे, अभी इतने पावरफुल थे ब्रिटिशर्स, इनसे इतने दूर रहते थे, तो कैसे ब्रिटिशर्स ने इनको जो है कब्जा करा। तो बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है ब्रिटिशर्स के पास ना पेशेंस था। वो बड़ा सब्र करते थे, इंतज़ार करते थे कि कब हम जो है इनके ऊपर कब्जा करें। ठीक, वो ऐसे ही नहीं कि भाई आए और फ़ौरन से कब्जा कर लिया। वो देखते थे कि अच्छा ठीक है, अब हमें जो है इनके ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो जब इनका पेशवा माधव राव की डेथ हुई, जो एक बहुत बड़ा पावरफुल पेशवा था, जब इसकी जब इनको ट्यूबरकुलोसिस था, इसकी वजह से जब ये मरे, तो क्या हुआ, जितने भी सारे स्टेट्स के जो सरदार थे, सिंधियास, होलकर्स, गायकवाड़, भोसले, ये आपस में लड़ने लगे। जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तब आए ब्रिटिशर्स और अटैक करा, तो क्या हो, ये सारे के सारे हार गए। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे तुम्हारे एंग्लो मराठा वार और आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो जो मराठास की जो डायनेस्टी थी, जो इनकी टेरिटरी थी, वो देखो बच्चों यहाँ नॉर्थ से अफगानिस्तान है, यहाँ पे तुम्हारा, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा अफगानिस्तान है। ठीक है, और यहाँ से शुरू होती थी तुम्हारी ये टेरिटरी, और साउथ में कहाँ जाती थी, तमिलनाडु तक। इतनी बड़ी थी मराठास की टेरिटरी। ठीक है, और यहाँ पे सिंध से शुरू होती थी, यहाँ पे कहाँ पे, उड़ीसा तक जाती थी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, देखो अब इसको मैप के थ्रू हम थोड़ा सा ना समझते हैं। ठीक, इतनी बड़ी समझ में आ गई कहाँ से कहाँ तक ये लोग फैले हुए थे मराठास।
बड़े पीक पे थे ये लोग। समझो यहाँ पे तो तुम्हारा फ्रेंच, ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा रशिया। अब क्या हुआ यहाँ से, अब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई यहाँ तो है तुम्हारा सिंध, यहाँ है तुम्हारा पंजाब, यहाँ समझ लो तुम्हारा अफगानिस्तान, ठीक है। ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई सिंध, वो रशिया और फ्रेंच दोनों मिलके इंडिया में ना आ जाए यहाँ से, है कि नहीं, इनके तो ये बहुत बड़े कंपटीशन आ जाएगा इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी करी, वो गए भाई अपना, कहाँ गए, वो गए अपना सिंध के पास, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड बच्चों, यहाँ ना एक सेकेंड बैटल, अच्छा ठीक है बैटल ऑफ पानीपत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या हुआ था, मराठास कब हारे थे बच्चों, बैटल ऑफ पानीपत में हारे थे 1761 में, है ना, ठीक है। चलो बच्चों ये क्या है कि जब 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुई पहली, ठीक है, तो ये किसकी हुई थी, ये अफगान रूलर थे, ठीक है, क्या नाम था इनका, अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। इन्होंने जो है मराठास को जो है डिफीट किया था, ठीक है। इन्होंने किसको क्या कहा था, मराठास को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी शिकस्त हार दी थी, ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये बहुत बड़ा मराठास के लिए जो है एक वो था, एक सेटबैक था, ठीक है। भाई इतनी बड़ी पूरा वो डायनेस्टी सब कुछ, और क्या वहाँ आए अफगान रूलर्स आए और उनको जो है हरा दिया, ठीक है बच्चों। चलो अब इधर क्या तरफ आ जाओ, तो मैप से समझो कि कैसे हल्के हल्के ब्रिटिशर्स ने जो है इनके ऊपर कब्जा करा। क्या वो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ से रशिया और फ्रेंच ना आ जाए, तो ब्रिटिशर्स गए भाई सिंध के पास, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तुम्हारे साथ एक जो है ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर से जो है ये रशिया और फ्रेंच ना आ जाए तुम्हारे ऊपर हमला करने। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी आर्मी रख देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, और मुगल से भी इन्होंने ये बोला, तो सिंध प्लस मुगल्स, है ना, ये लोग साथ में थे। उन्होंने बोला कि तुम लोग क्या करो, हमें अपना लैंड रेवेन्यू, हम भाई अपनी तुम्हें आर्मी दे रहे हैं, तो तुम चौथ मतलब 1/4, ठीक है, रेवेन्यू हमको दो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सिंध पे जो रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता है, अमीर्स कहा जाता है, आमिर्स, ठीक है। तो उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम हमें लैंड रेवेन्यू दो अपना 1/4। भाई ये मान गए, इन्होंने बोला ठीक है, हम जो है तुमको हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं, हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो तुम हमारी हेल्प करना, तुम अपनी आर्मी भी यहाँ बिठा दो और हम तुम्हें जो है लैंड रेवेन्यू देंगे, ठीक है बच्चों। तो जब ये लोग आर्मी बिठाया करते थे बेटा, तो ये सबसे बड़ा इनका एक तरीका होता था, जिससे क्या होता था, ये उस जगह पे कब्जा कर लिया करते थे और एक अपना रेजिडेंट बिठा दिया करते थे, ठीक है, एक मैसेंजर, कि तुम्हारा एक आदमी हमारी तरफ, हमारा आदमी तुम्हारी तरफ हर वक्त रहेगा, जो तुम्हें हर बात हमारा मैसेज देगा, तुम्हारा मैसेज हमको देगा, ठीक है। उससे क्या हो, फिर इन्होंने सिंध को जो है एनेक्स कर लिया। एनेक्स का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब आ जाओ तो पंजाब पे, कि पंजाब तो इतनी पावरफुल थी, ठीक है। पंजाब जो थी बेटा वो किसके अंडर पावरफुल थी, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, ठीक है, महाराजा ठीक है। क्या था बच्चों, पंजाब का जो कैपिटल था, जैसे ये लाहौर है, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि भाई तुम अपना काम करो, हम इधर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी रिवर सतलज, ठीक है, तो क्या ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे थे और पंजाब जो है यहाँ पे इनकी आर्मी थी, ये अपना अलग इनका एक वो चल रहा था, रूल चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मुग़ल ब्रिटिशर्स आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो उन्होंने कहा जाओ हम चलो यहाँ जाके देखते हैं अपनी आर्मी भेज के कि आखिर ये क्या करने आ रहे हैं। जब ये इन्होंने यहाँ पे इधर की तरफ आए तो ये बॉर्डर क्रॉस करा, तो ये लोग नाराज़ हो गए ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा कि भाई हमने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, इन्हें मौका मिल गया इनसे नाराज़गी दिखाने का। तो क्या हुआ, वहाँ पे छोटी छोटी 2 लड़ाइयाँ भी हुई, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह तुम्हारे मारे गए,
ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक ये लोग ना डिच भी करते थे। यहाँ पे जो रूलर्स थे वो मुग़ल एम्परर्स के साथ मिल गए, है ना, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे हार हुई इन रूलर्स की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, जिसमें जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या था कि यहाँ पे एक रानी थी, रानी जिंदल, कि भाई आप क्या करिए, आप जो है आराम से अपना काम करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये अपना काम कर रही थी, बाकी इन्होंने लैंड रेवेन्यू लिया, इन्होंने कहा हम अपनी आर्मी बिठाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा ये लोग सप्रेस, किसी को बहुत ज़्यादा दबाओगे तो ऑब्वियसली वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। ये लोग पंजाब में ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा इनको सता रहे थे तो इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। ठीक है, जब प्रोटेस्ट करा तो इस वक्त ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या सोचा, भाई ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो अगर एक बंदा सामने वाला का बिल्कुल चुप बैठा है तुम उसे नहीं वो कर सकते हो, पर कह दोगे कि भाई क्लास से बाहर जाओ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो बोलेगा तो अब तुम्हें मौका मिल गया भाई उसको दबाने का, है ना। जब इन्होंने प्रोटेस्ट करा तो इन्होंने सोचा यही बेस्ट मौका है, क्या करो तो जो इन्होंने पहले ही पंजाब से बहुत सारा जो है जगह अपने कब्जे में कर ली थी, इनकी आर्मी रिड्यूस कर दी थी, अपनी आर्मी में बिठा ली थी, तो इन्होंने क्या करा, इन 1848 लॉर्ड डलहौजी के अंडर इन्होंने पूरा पंजाब को कॉन्कर करके अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे देखो हल्के हल्के ब्रिटिशर्स ने जो है पूरा इंडिया अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अब द सब्सिडियरी अलायंस ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।